जैसे जैसे कुछ बेरोजगारी बढ़ी तो शिक्षा के प्रति युवाओं का रुझान कम होता गया और वो आंदोलित हो गए। हमारे कॉलेज में भी एक दो बार ऐसी घटनाएं घटी कि उन्होंने डिग्री लेने से इनकार किया। डी पंत साहब का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो जो भी सोच रहे हैं हम लोग उससे प्रभावित ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए कोई आंदोलन मैंने यहाँ नहीं देखा कि लोग एक नहीं दो विश्वविद्यालय चाहते हैं, क्योंकि गढ़वाल और कुमायूं में भी लोग आपस में अंतर समझते थे। कुमायूं अपने को बड़ा कहता था, गढ़वाल अपने को। तो आपने कैसा महसूस किया था तब का पहाड़ और आज का उत्तराखंड? कि उस विद्यालय के मेरे सामने रो पड़े और कहने लग गए कि सर मुझे तो आप यहाँ से निकालो। और क्योंकि जब हम स्वयं मेरठ विश्वविद्यालय से थे तो हम मेरठ और दिल्ली की ओर को देखते, तो हमारे डीएवी कॉलेज वालों को भी उनको सीखने से मिलता था। लेकिन जब गढ़वाल बन गया तो लोग हमारी तरफ देखने लगे, तब हम ही बड़े थे। अब हमें सीखने को कुछ नहीं रह गया और हमें ही सिखाने को रहा। वहाँ रास्ते में लिखा हुआ था घर सुरक्षित पहुँचे, घर बच्चे आपकी प्रतीक्षा में हैं। तो हमें लगता था कि शायद यहाँ जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं, इसीलिए वो लिखा हुआ था। उत्तराखंड आंदोलन के समय शिक्षा में आरक्षण की बात नहीं थी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो पहले हिल कैडर के नाम पर लोगों को रोजगार दिया जाता था पर्वतीय क्षेत्रों में, तो बेमन से पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करते थे। अगर ऐसी परिस्थितियों में राजधानी को देहरादून से हटाकर गैरसैंण स्थापित कर दिया जाए तो क्या ये परिस्थितियां बदलेंगी? कि एक विद्यार्थी को ये कह के कि भाई तू जो है हम तेरे ऊपर तेल छिड़क के आग लगाएंगे, फिर हम बुझा लेंगे और तू वो तो फोटो खिंचा ले, तो उसने वहाँ दून अस्पताल के चौराहे पर ये घटना घटी और वो विद्यार्थी को कपड़े में आग लगा के लिपेट के और आग लगा दिया और वो लड़का किसी ने नहीं बचा और वो मर गया। नमस्कार। हमारे आज के शो में हमारे साथ हैं शिक्षाविद, डीएवी कॉलेज के पूर्व अध्यापक भौतिक शास्त्र के भारद्वाज जी। मैं आपके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताऊं, इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने प्रारंभिक जीवन से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज है। मूल रूप से हम वर्तमान उत्तर प्रदेश के भी धामपुर, बिजनौर ज़िले के धामपुर के पास के निकट के ग्राम के रहने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं आसपास के स्कूलों में हुई। फिर 10वीं हाई स्कूल की कक्षा के लिए कीरतपुर गए, फिर इंटर के लिए वहीं धामपुर में, फिर ग्रेजुएशन के लिए गुरुकुल कांगड़ी आए और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से महाराष्ट्र कॉलेज सहारनपुर से हमने एमएससी किया और उसके तुरंत बाद हम कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। कहाँ? देहरादून में। देहरादून। हाँ। किस सन में? मैं 1966 में एमएससी किया। उसी साल डीबीएस कॉलेज में 1 वर्ष अध्यापन के बाद गुरुकुल कांगड़ी विज्ञान महाविद्यालय में भी किया, फिर डीएवी कॉलेज में आ गए 68 में। जी। तो आप वर्ष 1968 से डीएवी कॉलेज देहरादून में भौतिक शास्त्र विषय को पढ़ा रहे हैं। जी ठीक, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्योंकि हमारा विषय उत्तराखंड राज्य आंदोलन है जी। तो और डीएवी कॉलेज में वर्ष 68 से पढ़ाते हुए आपने डीएवी कॉलेज की छात्र राजनीति को और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में डीएवी कॉलेज की भागीदारी को, देहरादून की भागीदारी को बहुत नज़दीक से देखा होगा। तो क्या आप इस अनुभव को थोड़ा हम लोग हमारे दर्शक श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे? हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रारंभिक वर्षों में तो बहुत ही अनुशासन से कॉलेज चलते थे और बड़े सम्मानपूर्वक शिक्षकों का भी सम्मान था, छात्र भी बड़े नियमित कक्षाओं में आते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे कुछ बेरोजगारी बढ़ी
तो शिक्षा के प्रति युवाओं का रुझान कम होता गया और वो आंदोलित हो गए और अनेक अवसरों पर वो डिग्रियां, अगर कन्वोकेशन भी हो रहा है तो डिग्रियां फाड़ने लग गए, उनको वापस करने लग गए। हमारे कॉलेज में भी एक दो बार ऐसी घटनाएं घटी कि उन्होंने डिग्रियां लेने से इनकार कर दिया। तो शिक्षा का महत्व जैसे जैसे कम होता गया, क्योंकि उस पर बच्चों को, विद्यार्थियों को नौकरियां नहीं मिली और कुछ अच्छे अवसर नहीं मिले, तो स्वाभाविक है यहाँ अशांति होनी थी। रोजगार के अवसर कम होने के चलते छात्रों में आंदोलन और आक्रोश बढ़ा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जी। तो इसके बाद अच्छा, मैं थोड़ा सा एक उसमें आता हूँ कि जिस समय आप सन 68 में आए होंगे तो उस समय मेरे ख्याल से ये मेरठ विश्वविद्यालय के अंदर चला करता था। उस समय यहाँ हमारा ये देहरादून के सभी जो कॉलेजेस थे, डिग्री कॉलेज मेरठ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड थे। और उसके बाद 73 में जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी बनी, तो पहला आंदोलन तो आपने छात्रों का गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो हुआ वो देखा होगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए कोई आंदोलन मैंने यहाँ नहीं देखा। अच्छा। और वो तो राजनीतिक एक मान्यता थी, ये चल रहा था कि भाई जब हमारा यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। और प्रारंभ में ये था कि यहाँ उत्तराखंड विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन जब चुनावी लोकसभा की चुनाव का अवसर आया तो इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर ये जनता की भावना समझी कि लोग एक नहीं दो विश्वविद्यालय चाहते हैं, क्योंकि गढ़वाल और कुमायूं में भी लोग आपस में अंतर समझते थे। कुमायूं अपने को बड़ा कहता था, गढ़वाल अपने को बड़ा। इसी संदर्भ में इंदिरा जी ने दो विश्वविद्यालय का स्वयं ही वो यहाँ घोषणा करके गई थी। मतलब उस समय दो विश्वविद्यालय बने तुरंत एक ही बार में। हालांकि शुरू में था कि एक विश्वविद्यालय बनेगा, उत्तराखंड विश्वविद्यालय। लेकिन जब भावना देखी जनता की तो इंदिरा जी ने ये निश्चय किया कि दो विश्वविद्यालय बनाए जाए। और यहाँ चुनावी सभाओं में घोषणा कर गई वो कि जो गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय बनाए जाए अलग अलग। अच्छा, कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक प्रवक्ता हुए, भौतिक शास्त्र से ही जुड़े थे वो भी, शायद आपका परिचय का भी हुआ, डीडी पंत जी। डीडी पंत जी कुलपति भी रहे कुमाऊं विश्वविद्यालय के। और उत्तराखंड राज्य को लेकर जो पहली राजनीतिक सोच सामने आई, उत्तराखंड क्रांति दल, उसका गठन भी डीडी पंत जी द्वारा किया गया। तो आप, क्योंकि आप निरपेक्ष व्यक्ति हैं, ना आप कांग्रेस के हैं, ना आप भाजपा के हैं और ना आप किसी अन्य दल के हैं, तो एक निरपेक्ष व्यक्ति के रूप में आप डीडी पंत जी की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? डीडी पंत जी बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। अपने विषय में नहीं, वो एक सामाजिक सरोकार भी था और वो यहाँ की पहाड़ के लोगों की भावना को समझ भी रहे थे। उनमें बड़ा मन था कि भाई यहाँ का विकास होना चाहिए, लोगों का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, यहाँ के बच्चे और तरक्की करके जाएं। तो उन्होंने एक, उनके मन में ये भाव आया, उत्तराखंड क्रांति दल का उन्हें स्थापना भी की। और जब ऐसी बात हुई तो प्रारंभिक समय में मैं भी उनके साथ पत्र व्यवहार के माध्यम से जुड़ा रहा। उनके पत्र मेरे पास भी आए डीडी पंत के, और वो बड़े प्रसन्न थे कि मैं उनके साथ इस विषय पर जुड़ा हूँ। अच्छा, तो कोई ऐसा संस्मरण जो डीडी पंत जी के साथ आपका मुलाकात या पत्र के माध्यम से रहा हो? मुलाकात नहीं हो पाई, पत्र के माध्यम से ही हुआ। और उन्होंने व्यक्त किया कि भाई यहाँ क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि इसको एक अलग राज्य के रूप में स्थापना हो, तभी ये क्षेत्र प्रगति कर पाएगा। मेरी उनसे भेंट आमने सामने की तो नहीं हुई, लेकिन पत्र के माध्यम से काफ़ी दिनों तक संपर्क रहा। अच्छा, तो आप उनकी इस संपर्क से कितना सहमत थे कि उत्तराखंड राज्य का गठन होना चाहिए? डीडी पंत साहब का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो जो भी सोच रहे हैं हम लोग उससे प्रभावित ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता था। डीडी पंत जी कह रहे हैं तो हमको लगता था वो, उन्हें इस क्षेत्र की हमारी अपेक्षा ज़्यादा जानकारी है, तो ठीक ही कह रहे होंगे, और इसीलिए हम पूरे समर्थन में थे।
अच्छा, अब एक और सवाल इसी से जुड़ा, क्योंकि आप एक प्रवक्ता के रूप में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता थे और भौतिक विज्ञान जो विषय है वो प्रयोगात्मक विषय है, तो आपने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों का, क्योंकि एक प्रैक्टिकल विषय है तो उसमें प्रयोगात्मक विषय, प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए आप अवश्य पहाड़ों पर गए होंगे, तो पहाड़ को लेकर अपना कुछ अनुभव आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हमारा विषय जैसा आपने कहा भौतिक शास्त्र है, भौतिक विज्ञान अब इसको कहते हैं। तो गढ़वाल के तो लगभग सभी जगह, जहाँ तक बड़कोट है, पुरोला है, चिन्याली सौंड है, उत्तरकाशी है, टिहरी है, श्रीनगर है, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, जोशीमठ है, इन सब जगह, श्रीनगर है, इन सब जगह मैं परीक्षाएं ले चुका हूँ। कोटद्वार में परीक्षा ले चुका हूँ, नैनीताल में भी परीक्षा ले चुका हूँ वहाँ पर, और अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि वहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है। और वहाँ ये हमारा शौक़ भी था कि अगर हमने दिन में परीक्षा ली तो शाम को हम घूमने निकल जाते थे। आप शायद पिथौरागढ़ भी गए? पिथौरागढ़ का मेरे पास एक बार आया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। अल्मोड़ा भी नहीं जा पाए, क्योंकि आया था लेकिन वो वहाँ पर पहाड़ दरक जाने की वजह से, बरसात का मौसम था तो वहाँ सवारी जानी बंद हो गई थी, तो जा नहीं पाए थे। तो आपने कैसा महसूस किया था तब का पहाड़ और आज का उत्तराखंड? नहीं, अब उस समय तो जब हम वहाँ गए, छिनका एक स्थान पर है, छिनका एक जगह है वहाँ गोपेश्वर के पास में, चमोली में है, तो वहाँ गए तो रात को घूमने गए, तो हमें लगा कि भाई यहाँ पर लोग तो बड़ा निराशा का सा जीवन लग रहा था पहाड़ का। मुझे तो लोग जो हैं कुछ काम तो करते हैं हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन हाँ वो कुछ अपना एंजॉय करते हुए ताश में या किसी और मामले में, कुछ लोग कहते हैं ये पर धूम्रपान ही नहीं बल्कि वो मदिरापान भी कर रहे हैं, और उनको हमने बैठे देखा है। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ तो बहुत ही पिछड़ापन है, ऐसा मुझे महसूस हुआ जी। और एक बार तो श्रीनगर में हम परीक्षा ले रहे थे, तो पास में एक कुछ दूर 7-8 किलोमीटर पर एक और जगह थी, वहाँ के विद्यार्थी वहाँ श्रीनगर में ही परीक्षा देने आए हुए थे। आंतरिक परीक्षक भौतिक विज्ञान के उस विद्यालय के मेरे सामने रो पड़े और कहने लग गए कि सर मुझे तो आप यहाँ से निकालो। और झांसी के वो रहने वाले थे, मेरी तो पत्नी भी कह रही कि मैं छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ हमारा कोई जीवन ही नहीं है और ना कोई समाज है, ना कोई बात करने वाला है, तो मेरा किसी प्रकार से ट्रांसफ़र ही करा दो, इस तरह की स्थिति थी। आप रिटायर किस सन में हुए? मैं 2006 में। 2006 में। हाँ। तो अंतिम बार पहाड़ में आप परीक्षा देने आप कब गए? जाते रहे, रिटायर के बाद भी गए। तो अंतिम जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आपका क्या अनुभव रहा? अब तब तो चूँकि गढ़वाल यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, यहाँ पर भी काफ़ी और लोग आ चुके थे बाहर से, काफ़ी प्रगति हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे वो मैं लास्टली श्रीनगर विश्वविद्यालय में मैंने परीक्षा ली, लेकिन मैं वहाँ की प्रयोगशालाएँ आदि देख कर के संतुष्ट नहीं था। और मैंने जब वहाँ पर कमियाँ निकाली, मेरे विद्यालय में भी होंगी शायद, डीएवी कॉलेज में भी, लेकिन वहाँ की तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने स्वयं वहाँ जाके देखा है। और तो वहाँ के जो प्रयोगशाला में काम करने वाले लोग थे वे भी कहते कि सर आप पहले परीक्षा कैसे हो जो कि ये बातें बता रहे हो, वरना यहाँ तो लोग आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि आपने प्रयोगात्मक कि आपने क्या बदलाव महसूस किया, क्योंकि आप सन 68 से उत्तराखंड में हैं और लगातार पहाड़ों पर जाते रहे हैं, 68 और 2000 के बीच में, 2006 के बीच में। हाँ, तो अब सुविधाएं बढ़ गई थी। जब शुरू में हम गए, जब एक बार पुरोला गए थे तो पूरी सड़क कच्ची थी जी, और वहाँ रास्ते में लिखा हुआ था घर सुरक्षित पहुँचे, घर बच्चे आपकी प्रतीक्षा में हैं। तो हमें लगता था कि शायद यहाँ जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं, इसीलिए वो लिखा हुआ था। अब पुरोला गए और वहाँ पर जब वहाँ से बड़कोट गए तो वहाँ के बच्चे बड़े प्रेम उन्होंने प्रदर्शित किया, और उन्होंने वो मुझे एक फल लगता है चीड़ के पेड़ों पर एक है, वो मुझे प्रेम पूर्वक भेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा,
आपने अभी कहा, तो मैं थोड़ा शिक्षा के स्तर पर बात करता हूँ कि आपने, क्योंकि आप प्रयोगात्मक परीक्षा में इंटरव्यू लिए हैं, तो आपने शिक्षा के स्तर में क्या महसूस किया कि पहाड़ के बच्चे और मैदानी क्षेत्र के बच्चों के बीच में? देखिए, शिक्षा का स्तर तो इसलिए गिरता गया क्योंकि जब हम स्वयं मेरठ विश्वविद्यालय से थे तो हम मेरठ और दिल्ली की ओर को देखते थे, तो हमारे डीएवी कॉलेज वालों को भी उनको सीखने से मिलता था। लेकिन जब गढ़वाल बन गया तो लोग हमारी तरफ देखने लग गए, तब हम ही बड़े थे, अब हमें सीखने को कुछ नहीं रह गया और हमें ही सिखाने को रहा। और गढ़वाल विश्वविद्यालय में सही बात तो ये है कि कोई भी योग्य व्यक्ति वहाँ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि पर्वतों में रहने की, पहाड़ों में रहने की उतनी सुविधाएं नहीं थी और जीवन उतना सरल नहीं था देहरादून के अपेक्षा। तो इसलिए वहाँ जो अपने विषय के अच्छे लोग थे वो वहाँ जाने से कतराते ही थे। अच्छा, आपने अभी बात की कि दो विश्वविद्यालय, एक कुमाऊं विश्वविद्यालय और एक गढ़वाल विश्वविद्यालय, वर्तमान के उत्तराखंड में जब राज्य बना तो ये दो विश्वविद्यालय मौजूद थे। वर्तमान जो समय है ये 2026 में, आज हमारे पास 42 विश्वविद्यालय हैं उत्तराखंड में, और देहरादून और अन्य तराई के मैदानी क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों की एक बाढ़ सी आई हुई है। तो आप तब के शिक्षा के स्तर को और आज के शिक्षा के स्तर को कैसे देखते हैं? देखिए, उस समय गढ़वाल और कुमायूं में भी यदि तुलना करें तो कुमायूं विश्वविद्यालय का स्तर बेहतर माना जाता था, और शायद डीडी पंत जी की वजह से, क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि कुमायूं विश्वविद्यालय अलग था। लेकिन जब खंडूरी जी केंद्र में मंत्री बन गए, श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी, और वो गढ़वाल क्षेत्र को बिलोंग करते थे, तो जब ये प्रश्न आया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड को दिया जाना है, तो उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रस्ताव कर दिया, जबकि मेरी नज़रों में कुमायूं ज़्यादा डिजर्व करता था। ठीक, नहीं, मैंने कहा जो 42 विश्वविद्यालय बन गए हैं आज की अच्छा, ये इस संबंध में तो ये है कि शिक्षा जब से प्राइवेट में गई है तो शिक्षा का स्तर गिर ही रहा है। 42 में से ज़्यादातर प्राइवेट ही हैं, और उनमें हम कुछ भी कहते हैं, महंगी ही शिक्षा, महंगी भी मिले तो ढंग की तो मिले, लेकिन उन जो प्राइवेट विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र हैं वो उस क्वालिटी के नहीं हैं जो सरकारी विश्वविद्यालय से होते थे और आज भी। मतलब आप ये इस बात को महसूस करते हैं कि उत्तराखंड गठन से पूर्व, वर्ष 2000 से पूर्व, शिक्षा का स्तर कमजोर होते हुए भी, प्रशासनिक सुविधाएं न होते हुए भी, उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों में शिक्षा की स्थिति बेहतर थी अपेक्षाकृत वर्तमान के? बिल्कुल, निश्चित रूप से यही बात है, क्योंकि उस समय विद्यार्थी भी गंभीर रूप से पढ़ते थे और परीक्षाओं में भी कोई ऐसा घालमेल नहीं होता था। अब प्राइवेट प्लेयर तो थे ही नहीं। आज प्राइवेट प्लेयर्स को तो ये शिक्षा के नाम पर, क्योंकि व्यापारीकरण हो गया है, तो उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपना व्यापार चलाना है। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। अच्छा, अब हम आते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन की ओर। तो जैसा कि सर्वविदित है कि जब वीपी सिंह की सरकार आई तो आरक्षण विरोधी आंदोलन लगभग सभी विद्यालयों में हुआ। तो आपके महाविद्यालय में, डीएवी कॉलेज में, उस आरक्षण विरोधी आंदोलन का, मंडल विरोधी आंदोलन का क्या असर था? अब आरक्षण तो एक ऐसी आग की तरह हो गया कि अचानक से वीपी सिंह साहब ने इसकी घोषणा तो की, मंडल कमीशन की, और वो स्वीकार करने की, लेकिन उसका प्रभाव आम लोगों पर बहुत पड़ा और विरोध बहुत ज़बरदस्त हुआ, और उसकी आग में छात्रों ने बड़े आंदोलन किए और रोज़ ही जुलूस निकलते थे, रोज़ ही कॉलेज का काम बंद हो जाता था, शिक्षण क्लासेस बंद करनी पड़ती थी, और सड़कों पे जा रहे थे विद्यार्थी, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ था। और इस मामले में कई बार लोगों ने आंदोलन किए, और एक दो घटनाएं ऐसी भी सुनने में आई, प्रत्यक्षदर्शी तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन सुनी हुई बातें हैं कि एक विद्यार्थी को ये कह के कि भाई तू जो है, हम तेरे ऊपर तेल छिड़क के आग लगाएंगे, फिर हम बुझा लेंगे, और तू वो तो फ़ोटो खिंचा ले। तो उसने वहाँ दून अस्पताल के चौराहे पर ये घटना घटी, और वो विद्यार्थी को कपड़े में आग लगा के लिपेट के और आग लगा दिया, और वो लड़का किसी ने नहीं बचाया और वो मर गया। ये घटना भी
उसके भी ऐसी अनोख घटनाएं, आंदोलन लोग तोड़ फोड़ करते थे, और ये तो पूरे देश में था आंदोलन आरक्षण का, उत्तराखंड में क्यों कम रहता। अच्छा, आरक्षण मंडल कमीशन के उपरांत फिर जब विश्वविद्यालयों में आरक्षण आया तो वही आंदोलन, जिसे कुछ लोगों ने नव आरक्षण का नाम दिया, वही आंदोलन उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में परिवर्तित हुआ, ठीक, जिसमें छात्र संघों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की और विशेषकर महिला वर्ग की विशेष भागीदारी रही। तो आपने उस आंदोलन को नज़दीक से देखा है, भले ही आप भागीदार उसमें रहे हों या न रहे हों, लेकिन आपने उसको नज़दीक से देखा है। तो आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के उस दौर को थोड़ा विस्तार से अगर बताएंगे। देखिए, उत्तराखंड आंदोलन का शिक्षा के में आरक्षण से मेरी समझ में कोई संबंध नहीं था। अच्छा, उत्तराखंड आंदोलन पहले हो चुका, शिक्षा में आरक्षण तो बहुत बाद में आया। उत्तराखंड आंदोलन के समय शिक्षा में आरक्षण की बात नहीं थी। उस समय तो नियुक्तियों की बात थी, वो मंडल कमीशन स्वीकार हो ही गया था। लेकिन ये तो शिक्षा में आरक्षण की बात तब उठी कि जब पिछड़ी जाति, जब जो आरक्षण से लाभान्वित होने वाले लोग हैं, अगर वो शिक्षित ही नहीं होंगे तो उनको नौकरियां कहाँ मिलेंगी, आरक्षण का लाभ ही क्या होगा। ये तो बहुत बाद की बात है, और जहाँ तक मुझे याद है उत्तराखंड बनने के बाद की बात है, शिक्षा में आरक्षण की बात है। लेकिन उस समय तो यही था कि भाई हमें जो है अपना सही, ये सब समझ रहे थे कि पहाड़ पिछड़े के पिछड़े हैं। और जैसा मैंने बताया कि पुरोला जब गए तो कच्ची सड़क थी, ऐसी और जगह भी सड़कें कच्ची थी, सुविधाएं नहीं थी। तो इसलिए हर आदमी महसूस करता था कि भाई यहाँ पर हमारा अपना राज्य होगा तो हम अपने तरीके से और पूरे मन से हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरियाँ भी मिलेंगी, और जब यहाँ कुछ और संस्थान खुलेंगे तो इस क्षेत्र का विकास भी होगा। तो इसलिए शिक्षा में आरक्षण और उत्तराखंड राज्य आंदोलन का मेरे विचार से कोई संबंध नहीं। आपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को नज़दीक से देखा? हाँ, तो है। हाँ, उत्तराखंड आंदोलन को हमने बहुत नज़दीक से किया। वो आंदोलन होता था, हमारे कॉलेज में भी कक्षाएं बंद हो जाती थी और परीक्षाएं भी डिस्टर्ब रही कि भाई जो नियमित परीक्षाएं नहीं हो पाई जब आंदोलन नहीं हो रहा था, और आए दिन कॉलेज बंद हो जाते थे, कई के दिन को बंद हो जाते थे। लोग बड़े जुलूस निकालते थे शहर में। हालांकि हम लोग तो चूँकि, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत बात करें, जो लोग उत्तर प्रदेश से के आए थे और यहाँ काम कर रहे थे, उन्हें कभी कभी लगता था कि हमारा उत्तर प्रदेश तो शेर की तरह उसका नक्शा है, और अगर ये उत्तराखंड तो उसका सर है, अगर वो कट जाएगा तो हमारा उत्तर प्रदेश का क्या महत्व रह जाएगा। तो सही बात है, अगर कहा जाए तो मैं भी उनमें था, जो मैं अंदर खाने शुरू में मेरे मन में था कि ना ही बने तो अच्छा। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा तो हमें लगता गया कि भाई नहीं, इन लोगों की भावनाएं सही हैं और इनको जो है अवसर मिलना चाहिए अपने क्षेत्र का। और इस क्षेत्र में जब लोग आते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं तो बेमन से आते हैं, और यहाँ पर किसी तरह कोशिश करते रहते हैं हमें वापस उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाए और हिल जो ये पहाड़ी क्षेत्र है वैसे के वैसा फिर से रह जाए। इसलिए जब ये बात हमारी समझ में आई कायदे से, तब हम भी उत्तराखंड आंदोलन के समर्थक हो गए। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो पहले हिल कैडर के नाम पर लोगों को रोजगार दिया जाता था पर्वतीय क्षेत्रों में, तो बेमन से पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करते थे। ये तो है ही। अब वो कुछ ना कुछ अपना लगा के राजनीतिक दांव पेच, काफ़ी लोग फिर वापस उत्तर प्रदेश चले जाते थे, यहाँ फिर वो खाली जाता है। ये तो आज भी है। उत्तराखंड बनने के बाद भी यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हम होती हैं, उन्हें अगर आपने पहाड़ के दूर स्थलों पर नियुक्तियाँ दे दी तो वे सब इस जुगाड़ में रहते हैं कि भाई हमें देहरादून, हरिद्वार, प्लेन यहाँ पर की मिल जाए तो हम चले जाएँ। पहाड़ में अभी भी नहीं रहना चाहिए, उत्तराखंड बनने के बाद भी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान देहरादून के जो वातावरण था, आंदोलन में क्या क्या होता था, थोड़ा इसे आप। हाँ, जुलूस निकलते थे बाकायदा, और लोग लोकगीत गाते हुए जाते थे। अनेक लोकगीत जो है, जैसे कोई आपको ध्यान हो? लोकगीत का मुझे वो ऐसा ध्यान नहीं है, लेकिन जो वो शर्मा जी थे, वो अच्छा, श्री राम शर्मा के बेटे। हाँ, अरुण शर्मा। नहीं, अरुण शर्मा नहीं, उनका हमने पॉडकास्ट में कर दिया था। जी जी जी। तो वो उन्होंने अनेक गीत लिखे, और वो अतुल शर्मा।
अतुल शर्मा थे, अनेक गीत लिखे और वो अभी भी यदा कदा की सभाओं में उन गीतों को सुनाते रहते। हाँ, जैसे अतुल शर्मा जी ने उसमें गाया था मिलके जागो 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 रे जागो। हाँ, लड़के लेंगे उत्तराखंड, ये बात है ना। तो वो उन गीतों से जन जागरण भी हुआ और मीडिया ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। जितना आंदोलन था मीडिया उसको कवर करते थे और कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाते। हमें लगता था कि भाई ये तो बहुत भयंकर रूप से आंदोलन चल रहा है और उसी की परिणति ये हुई कि एक दिन उत्तराखंड बना। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान कोई ऐसी घटना जिसको आप छात्र संघ, जो तत्कालिक छात्र संघ था या जो छात्र नेता थे, कभी आपका आमना सामना हुआ हो? आमना सामना छात्र नेता से होता ही रहता था, लेकिन उत्तराखंड बनने के संबंध में कोई मैं ऐसी विशेष घटना आपको नहीं सुना सकता। अच्छा। क्योंकि आपके डीएवी कॉलेज में एक थड़ा ऐसा भी था जो तत्कालिक समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करता था और एक ग्रुप ऐसा भी था जो कि उत्तराखंड राज्य का समर्थक था। तो आमना सामना की स्थिति, प्लेन्स और पहाड़ की स्थिति या राज्य आंदोलन विरोध और राज्य आंदोलन समर्थन की स्थिति कई बार आपने देखी होगी। देखिए, ये जो उत्तराखंड विरोध की बात है कि उत्तराखंड ना बने या उसके समर्थक में, वो तो फिर राजनीतिक लाभ के लिए था। हाँ। जो यहाँ के राजनेता थे, बहुत एक दो नाम तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लोग थे और वो समय की बात है समाजवादी पार्टी से जुड़ गए, बात अलग है। शायद आप विनोद वर्तवाल जी की बात करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अंदर खाने वो जमीन के लोग थे, लोगों की भावनाएं समझते थे। विनोद वर्तवाल का आपने नाम लिया तो वो बहुत अच्छा नेता था। अब उस समय की बात है, मुलायम सिंह यादव जी से जब वो जुड़ गए तो उनके साथ रहना, उनके सहयोग करना, वो उनकी मजबूरी थी। अंदर खाने वो भी चाहते होंगे उत्तराखंड बन जाए, ऐसी मेरी धारणा है। कभी आपने आमने सामने की टकराहट देखी हो ऐसी कि दो जुलूस, एक सरकार के समर्थन में और एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समर्थन में? ऐसा कुछ सब नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा। हमने नहीं, एक बार गोली शायद चली थी डीएवी कॉलेज के चौक में। नहीं, वो किसी और विषय को लेकर, उत्तराखंड राज्य आंदोलन समर्थक और विरोधियों में ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, आपकी जानकारी? उत्तराखंड के विरोध में ऐसा कोई आंदोलन हुआ ही नहीं हमारी जानकारी में कि जो और संघर्ष में ऐसा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं समझ। अच्छा, आपकी जानकारी में जो विरोध में भी थे तो वो खुले में नहीं थे, ये बात है। अच्छा, मतलब वो जो है कि राजनीतिक विरोध था। हाँ, बस वैसे नहीं था, उनका कोई सामने नहीं आता था। जो सामने आता था वो समर्थन ही आता था, ये बात है। अच्छा, अब हम आते हैं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में, क्योंकि आप लगातार देहरादून में हैं और आपने देहरादून के स्वरूप को बदलते हुए वर्ष 1968 से वर्तमान तक लगातार देखा है, तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि वर्ष 68 का देहरादून कैसे था, बदलाव होते होते 2000 में कैसा हुआ और आज वर्तमान स्थिति क्या है? जब हम लोग यहाँ आए थे सन 68 की, जिसे आप बात कर रहे हो, तो जी, देहरादून का वातावरण शांत था। यहाँ पर सब लोग हाई जेंट्री मानी जाती थी। कई मेले जैसे दीपावली मेला आदि होता था, विंटर में एक मेला होता था, तो वो बहुत ही एटिकेट के साथ, कायदे सलीके के साथ होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उनमें भी वो मेले बंद हो गए और चूँकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस होने लग गया। और अब इस समय मुझे नहीं लगता कि उस टाइप का दीपावली मेला जो देहरादून में हमने शुरू में देखा, अब कोई दीपावली मेला ऐसा नहीं होता, और अगर कोई होता भी है तो वहाँ डिस्टर्बेंस ही रहता है। लेकिन तब बड़े शालीनतापूर्वक एक एटिकेट था और वो देहरादून का नाम था। इस वजह से यहाँ हर मामले में जहाँ भी जाइए देहरादून का एक तौर तरीका था, वो अब नहीं दिखाई देता। उत्तराखंड जब से बना है, जब से राजनीतिक लोग यहाँ आए हैं, तो सारी मर्यादाओं का जो है समापन हो गया और अब कोई मर्यादा किसी के लिए नहीं बची है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ राजनेता ने ये कहा कि प्रारंभ में जब उत्तराखंड बनने की बात आई थी तो सिर्फ ऊपर के जिले थे, उसमें हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर नहीं थे, क्योंकि ये प्लेन माने जाते थे, प्लेन मैदानी इलाके माने जाते थे। लेकिन बाद में वो भी जोड़ दिए गए।
तो अब मुझे ये लगता है कि जब इसमें मैदानी इलाके जोड़ दिए गए, इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक कारण ये बता रहे थे कि भाई उत्तराखंड को खिलाने के लिए, भोजन करने के लिए कुछ ऐसा प्लेन का इलाका भी तो होना चाहिए जहाँ पर कि फसलें पैदा हों और सुविधाएं मिलें। तो ये जब जोड़ दिया गया तभी उत्तराखंड बन गया। अब मुझे ये लगता है कि जब उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र भी जुड़ गया, पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो इसको पूरी तरह पर्वतीय राज्य कहना कभी कभी मुझे लगता है ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय तो तब रहता जब हरिद्वार और उत्तराखंड नहीं होते और ऊधम सिंह नहीं होते। अब जब जोड़ भी दिया, अब आप कह रहे हो तो उन लोगों को, जैसे हम खुश होते हैं कि भाई पर्वतीय राज्य है, तो वे तो नाखुश होते होंगे कि भाई हम तो मैदानी हैं, तो उनको क्यों सज़ा दी जा रही। जैसे हम उत्तर भारत के लोग हैं तो हिंदी के समर्थक हैं, दक्षिण भारत तमिलनाडु जो है वो हिंदी का बिल्कुल कट्टर विरोधी है। तो फिर यहाँ पर भी ये हो रहा है कि गढ़वाली और कुमायूं जो भाषाएं हैं उसको पर्वत के लोग तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैदानी क्यों पसंद करेंगे भाई। उन भाषाओं को पर्वत जो मैदानी क्षेत्र हैं उन पर थोपना तो ऐसा ही हुआ ना जैसे उत्तर भारत की हिंदी हम तमिलनाडु में थोप रहे हैं। इसलिए इसमें भी, यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी गढ़वाली और कुमायूं के प्रश्न और ये रखे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये मैदानी क्षेत्रों के साथ अन्याय है। तो क्या एक बार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों ने पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके और इन दो जिलों को अलग करने के लिए एक नया आंदोलन खड़ा करना होगा? अब आंदोलन, भाई ये एक बड़ी दुविधा की बात है साहब। जब आप मैदानी क्षेत्र में बात करिएगा तो मैदानी क्षेत्र वाले कहते हैं भाई हम पे तो पहाड़ी बात थोपा जा रहा है। यहाँ आप देहरादून में जो काम देखे सब पहाड़ के नाम पर ही हो रहा है। और विधानसभा में एक विधायक थे अभी कुछ पहले, उन्होंने ये मुद्दा भरपूर जोर से उठाया था। और जो दूसरी बात ये है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग भी हैं जिन्होंने प्रारंभ में चुनाव वहाँ से लड़े, अब इस जुगाड़ में रहते हैं कि हमें मैदान से चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, जिसमें बड़े बड़े नेता भी हैं। तो इसका मतलब उन्हें भी पहाड़ से प्यार नहीं है। अगर होता तो वहीं से तो लड़ते चुनाव और उस क्षेत्र का विकास करते। तो एक नहीं, एक अनेक नेता देख लीजिए, सभी का हाल ये है। तो इसे ये कहना कि पर्वतीय क्षेत्रों से लोगों को प्यार है, ये भी मुझे कुछ शक में नजर आता है। मैं नेताओं के आचरण पे संदिग्धता है। हाँ है, क्योंकि वो अगर वो पहाड़ी क्षेत्र से प्यार है उन्हें, पहाड़ी नेता है, तो फिर वो यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों बसना चाहते हैं, ये पहाड़ में रहे ना, वहाँ के लोग की पीड़ाएं समझें, उन्हें दूर करें। मगर नहीं, एक नहीं, मैं बताया ना अनेक नेताओं के, आप कहिए नाम भी गिना दो, वो जो मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सभी जानते हैं कि वे सब लोग यहाँ मैदान में रहना चाहते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन एक पहाड़ी राज्य के रूप में हुआ, या उत्तराखंड ये कहना चाहिए कि एक पर्वतीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आपने भी कहा और कई अन्य मंचों पर भी ये कहा जाता है कि अगर ये मैदानी जिले न हों तो उत्तराखंड के पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के लोग खाएंगे क्या। आपने भी कहा और वैसे अन्य मंचों पे भी कहा जाता है। लेकिन अब अगर हम इसी उस पर आते हैं तो उत्तराखंड राज्य जब वर्ष 2000 में बना तो वर्ष 2000 में हमारी जो जनसंख्या थी वो लगभग 64 लाख थी जी। ठीक। और 2000 से लेके 2026 आ गया है, हमारा पलायन दर पहाड़ों से लगातार बढ़ी है। आप सहमत होंगे इस बात में? जी जी। इस पलायन से ये तय है कि पहाड़ की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, ठीक। लेकिन उत्तराखंड की समग्र जनसंख्या आज 68 लाख की जगह 1,25,00,000 पार कर चुकी है, ठीक। जनसंख्या विस्तार 2 गुना हो चुका है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव, राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ चुका है। राजनेताओं ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए अपने अपने तरीके से देहरादून के, क्योंकि आप वासी हैं, इन मैदानी क्षेत्रों के नदी नाले खाले तमाम बेच दिए हैं या इन पर कब्जा करा दिया गया है ताकि उनका एक निश्चित वोट बैंक तैयार हो सके, ठीक। और ये भी जाहिर है कि मैदानी इलाकों में, इन क्षेत्रों में आने वाले जो कब्जेदार हैं वो तमाम वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से राज्य बनने के बाद यहाँ आए। तो
इसमें मेरा एक पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि अगर उत्तराखंड राज्य की भूखे मरने की स्थिति थी तो मैदानी क्षेत्र के लोगों का पलायन लगातार उत्तराखंड राज्य जो एक पर्वतीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था की ओर क्यों बढ़ा? बात यह है कि जो दूसरे प्रदेशों से, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं तो काम की तलाश में आ रहे हैं। मतलब यहाँ व्यवसाय है, यहाँ व्यवसाय इस प्रकार के हैं ना कि जैसे जैसे यहाँ मुख्य रूप से देहरादून में, हल्द्वानी में जो है ये भी मैदानी, हाँ, काम तो इन्हीं में ज़्यादा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो भी निर्माण हो रहे हैं, जो नई नई इमारतें बन रही हैं, इमारतों से संबंधित लकड़ी का काम, नल का काम और काम हो रहे हैं, तो ये कार्य करने वाले लोग यहाँ कहाँ थे? वहीं से आए हैं। हाँ। तो आएंगे तो बसेंगे भी। बिल्कुल। तो जो जनसंख्या में बढ़ोतरी है वो इस कारण से मेरी दृष्टि में ज़्यादा है कि उन लोगों की है जो काम करने वाले, जो कारीगर हैं, निम्न श्रेणी में माना जाएगा ना, और वो बहुत शिक्षित भी नहीं है, लेकिन उनकी अच्छी आय यहाँ है, अच्छी आमदनी करते हैं, लोहे का काम है, ग्रिल बनाने का काम है। और अपराधी और ठेकेदार भी आए हैं। अभी आपने एक मर्डर देखा सिल्वर सिटी में हुआ, जो कि पता बाद में चला कि बिहार से 2017 में आया हुआ एक दुर्दांत अपराधी था, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का। हाँ हाँ। अब सवाल ये ना कि वो आए तो यहाँ पर राजनीतिक उनको, मैं जैसा कि अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि उनको संरक्षण तो यहीं के लोगों ने दिया। और अभी ये अखबार कह रहा है कि किसी ने उसको लाइसेंस दिला दिया क्रैशर का, किसी ने पिस्टल का दिला दिया। तो भाई ऐसा कैसे हो गया कि उनकी बैक हिस्ट्री ट्रेस नहीं की गई? प्रशासन तो जब किसी का लाइसेंस देता है तो उसकी बैक पूरी इंक्वायरी करता है। तो इंक्वायरी की अगर ये पता चला होगा, अब भी तो पता चल रहा, ये घटना घटने के बाद वो छत्तीसगढ़ से या बाहर से आया था, तो तब भी पता करते और उसमें टिकने नहीं देते। लेकिन टिकने दिया ना, जिन शक्तियों ने टिकने दिया वो तो उत्तराखंड को नुकसान कर रहे हैं। नहीं, वही शक्तियां आज ये कह रही हैं कि भाई इसका मैदानी स्वरूप नहीं होना चाहिए, राज्य का मैदानी स्वरूप होना चाहिए, पर्वतीय स्वरूप नहीं होना चाहिए। नहीं, पर्वतीय स्वरूप से हमें, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, पर्वतीय बहुत अच्छे हैं पर्वत, लेकिन पर्वत का रूप भी तो हम बिगाड़ रहे हैं। ओरिजिनल पर्वत कहाँ रह गए आप बताइए ना। जैसे जोशीमठ में आपदा आई और दूसरी जगह पर आई, सवाल ये वहाँ पर भी जब हम विकास कर रहे हैं, सीवर लाइन आपने डाली तो सीवर का पानी कहाँ जाएगा? यहाँ तो हमारी प्लेन है तो ज़मीन के अंदर जाएगा, वहाँ तो पहाड़ के अंदर जाएगा, क्योंकि पहाड़ ऊंचा उठा हो ज़मीन से, तो वो पहाड़ तो अंदर से पोपले हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे, तो वहाँ तो निश्चित ही वहाँ पर फिर और नुकसान होगा और उनमें वो पड़ेंगी, दरारें पड़ेंगी, जो जोशीमठ में हुआ। बिल्कुल। और पहाड़ों में और हो भी रहा है। और जब हम नदी के पास जाकर के आबादी बढ़ने से बसते चले जाएंगे तो पानी का बहाव के लिए जगह भी कम बचती है, और जब पानी के बहाव के लिए जगह कम बचती है तो जो पानी ऊपर से आता है उसका वेग बढ़ जाता है। ये नियम है हमारे भौतिक विज्ञान का ही है। बिल्कुल। कि अगर एरिया जो है, अगर क्षेत्र पानी निकलने की जगह कम है तो वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाता है। तो उस वेग बढ़ जाने के कारण अनेक बस्तियाँ बह जाती, पिछले में धराली और वहाँ पर कितनी आपदा आई, तो उनके यही, देहरादून में भी हुआ, तो उनके यही कारण है। तो हम अनियोजित विकास कर रहे हैं, अंधाधुंध विकास कर रहे हैं, ये नहीं सोचते उनका परिणाम क्या होगा। जब अब देखिए आपने ये बात उठाई है, तो अगर हम श्रीनगर या पहाड़ों पर अगर जाते हैं, बरसात के दिनों में आप जाइए तो कम से कम 2-4 बार आपको पहाड़ से मिट्टी बह आने के कारण रुकना पड़ता है, गाड़ियों को रोकना पड़ता है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कर्णप्रयाग जाने वाली रेलवे लाइन से जब हम बड़ी बड़ी टनल बना रहे हैं और जब रेल जाएगी तो क्या उन पहाड़ों पर स्थायित्व रह पाएगा? ये मुझे व्यक्तिगत रूप से संदेह मुझ पर उत्पन्न होता है, क्योंकि अभी इन बसों और ट्रकों का ही दबाव नहीं झेल पा रहे। जैसा कि अभी आपने कहा कि पहाड़ में नदी और नाले आने से यही व्यवस्था आपने, क्योंकि सन 68 का देहरादून देखा है और वर्तमान का देहरादून है, नालों पे पुल बन चुके हैं, नदियों पे पूरा कब्जा हो चुका है। उस कब्जे का एक विकराल रूप अभी जो बरसात गई है, जो मौसम गया है बारिश का, एक बार देखा जा चुका है। और उसका बहुत बड़ा कारण जनसंख्या दबाव है। जनसंख्या दबाव उन ज़मीनों का जनसंख्या दबाव नहीं है जो कि रजिस्टर्ड हैं या विधिवत रूप से बिकी हुई हैं।
वही जनसंख्या का दबाव है जो कि नदी और नाले कब्जे किए गए हैं। ठीक, आप मानते हैं इसे? उन नदी नालों के कब्जेदारी पर मूलतः राजनीतिक संरक्षण है, वोट बैंक की राजनीति है। और उसी वोट बैंक की राजनीति के बाद अगला सवाल वहीं पर आ जाता है जहां से हम शुरू हुए थे, जो प्रश्न अभी आपने उठाया था कि इसका स्वरूप पर्वतीय राज्य का क्यों होना चाहिए। यह सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल क्यों पूछा जाना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन क्यों हुआ था, कैसे इसकी भागीदारी हुई थी। जब हम देहरादून में आए थे तो मुख्य रूप से ये देहरादून के करीब की रिस्पना नदी, बिंदाल नदी, इनके जो फाड़ थे, जो चौड़ाव थे, बहुत थे और तब भी काफ़ी तेज़ पानी इनमें आता था। बिल्कुल। धीरे धीरे जब इनके किनारों पर लोग बसते चले गए, क्योंकि बसते आए तो कारीगर ना, बाहर के लोग, कोई मिस्त्री आए, कोई लोहे वाला काम करने आए, वो अधिक धनवान तो थे नहीं, ज़मीन खरीद पाते, तो उन्होंने अपने किराया भी देना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने ये किया कि भाई नदियों के किनारे अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ ऐसी डाल ली, तो नदियों का जो फैलाव था वो कम होता चला गया। अब मैंने अभी आपको बताया फैलाव कम होगा तो वेग ज़्यादा होगा। तो अब पानी का वेग जब आ गया कि हमें अच्छी तरह याद है कि इसी रिस्पना पर बहुत तेज़ बहाव आने के कारण लोग की चारपाई बह गई थी, चारपाई सहित बह गए थे और वहाँ पर नदी के साथ साथ। तो जब अब संकरे और हो गए तो और भी नुकसान होने वाले हैं, पुश्ते बन रहे हैं और फिर जब जगह बच गई, लोगों ने कब्जा कर लिए, तो भले ही वहाँ नहीं दिक्कत है, लेकिन राजनेताओं ने जो चुनाव के चक्कर में उनकी सड़कें बनवा दी, वहाँ पर सीवर भी डलवा दी, बिजली भी दिलवा दी। अब उन्हें कह रहे हैं अनधिकृत हो तुम। तो ये तो कोई नीति नहीं हुई। जब हमें देख रहे हैं कि उत्तराखंड हमने बनाया है, तो ये तो हमें समझ होनी चाहिए कि भाई बाहर के लोग यहाँ आएंगे, विकास तो तभी होगा। और विकास, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ उपलब्ध नहीं है वो बाहर से आएगी। जब लोग उन्हें हमें बसाने की व्यवस्था सरकारी स्तर पर होनी चाहिए थी, भले ही छोटे छोटे मकान उन्हें दिए जाते, लेकिन ऐसा कोई प्रयास सरकार की ओर से अगर किया भी गया है, एक आधा तो सुनने में आया है वो कमरे भी छोटे हैं, उनमें एक छोटा सा परिवार भी नहीं रह सकता। जो फ्लैट बनाए हैं यहाँ पर कुछ अभी रिसेंटली, वो रहने काबिल नहीं है। तो जो बाहर से जब जनता बढ़ रही थी और आशा तो सभी को थी बढ़ेगी, तो फिर उसके लिए उपाय क्यों नहीं किए गए, ये बात है ना। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि मुरादाबाद का एक उदाहरण ले लीजिए, वहाँ आवास एवं विकास नई कॉलोनियाँ बसाता है और बड़े 60-60 फीट चौड़ी हमने देखा वो सड़कें वहाँ पर बनाते हैं। और वहाँ पर ऐसा समस्या मुझे नहीं दिखाई दी कि नदियों को कब्जा लिया गया हो। रामगंगा के किनारे आपको कोई वहाँ पर कब्जा नहीं मिलेगा। और वो आप जो कि वो आवास एवं विकास परिषद जो है नई कॉलोनी बनाता है और उसमें लोग रह रहे हैं। तो ऐसा प्रयास मुझे नहीं लगता यहाँ किया गया है। लेकिन जो वर्तमान में अनाधिकृत बस्तियों की समस्या है और एक अभी जो चर्चा आई है कॉरिडोर बनाने की, या कभी बीच बीच में चर्चा आती है देहरादून में मेट्रो चलाने की या ट्रॉम चलाने की, तो हर बार इन बस्तियों को उजाड़े जाने का जिक्र कहीं ना कहीं होता है। ठीक, तो और ये भी एक सच है कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए नदियों का बचा रहना जरूरी है। एक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते, विज्ञान से जुड़े होने के नाते आप ये मानेंगे कि देहरादून को बचाने के लिए इन नदियों का अस्तित्व का बचा रहना जरूरी है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों में संतुलन बनाए रखते हुए पर्यावरणीय संतुलन भी हो और जनसंख्यीय संतुलन भी हो, कब्जेदारों का भी तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या जहाँ भी बढ़ेगी तो पर्यावरण तो प्रभावित होगा जी। अगर पहले मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात करूँ, जब वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं तो जहाँ जीव जंतु रहते थे, शेर और दूसरे लोग रहते थे, उनमें हम जब कब्जे करते चले जा रहे हैं, अपने कार्यक्रम वहाँ पर सड़कें बनाते चले जा रहे हैं, और तो उनके रहने के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। और जगह कम पड़ती जा रही तो वो आबादी क्षेत्र में आकर के घटनाएं घटा रहे हैं। ये आए दिन की बात है। पहाड़ों में पहाड़ में तो आबादी क्षेत्र में जानवर आने का मुख्य कारण ये है कि आबादी क्षेत्र का घनत्व तो कम हो गया है, गांव खाली हो गए हैं। जहां पहले 100 लोग रहते थे वहां 25 लोग हैं। तो जंगल का क्षेत्र बड़ा है
और अभी एक मैं आपको एक रिसेंट जानकारी हमारे इसमें आई थी कि जो कुछ क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए मेरे पूर्वजों ने पहाड़ छोड़ दिया और उसमें जंगल उपज गया तो सरकार ने उसे वन क्षेत्र घोषित कर दिया। अच्छा, ठीक। तो ये तो पर्यावरणीय दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो जनसंख्या का दबाव पर्वतीय क्षेत्रों में कम हुआ है और जंगली जानवरों का शहरी आबादी के बीच में आने का मुख्य कारण है कि वहाँ लोग कम हो गए हैं और जंगल बढ़ गए हैं। नहीं, मैं आपके इस विश्लेषण से सहमत इसलिए नहीं हूँ हाँ, कि जब जंगली जानवर आएंगे तो शिकार मिलेगा तब आएंगे ना। बिल्कुल। और जब वो गांव ही खाली हो गए, हाँ, आप ही कह रहे हो, हाँ, तो फिर उन्हें शिकार कहाँ से मिलेंगे? कम हो गए ना। मैं उसी बात को आता हूँ। हाँ, अभी बीच में एक युवा नेता है बॉबी पवार। हाँ, बॉबी पवार ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि उनके चक्राता में जौनसार क्षेत्र में एक व्यक्ति लगभग 200-300 बकरियां पालता है। ठीक। उन बकरियों को चराने के लिए वो जंगल ले जाता है। जब जंगल में जानवर जाता है तो अगर उसकी 200 बकरियों में से एक बकरी को, मान लीजिए एक आदमी की एक बकरी को एक महीने में शेर उठा के ले गया, साल में उसकी 4 बकरी जंगल का शेर ले गया, ऐसे 50 लोग हैं, तो उस आदमी का 4 बकरियों का आर्थिक नुकसान हुआ। बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल, हाँ। लेकिन उसको शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। ठीक। आज की तारीख में पर्वतीय और क्षेत्र हैं, पहाड़ी जौनसार क्षेत्र की बात नहीं करता मैं, तो या मुनस्यारी वाले क्षेत्र की बात नहीं करता, जो कि रिजर्व एरिया हैं, जहां आबादी कम हुई है लेकिन बड़े रिजॉर्ट बन गए हैं और आबादी कम हो गई है। वहां के मूल नागरिकों ने पहाड़ छोड़ दिया है, तो वहां जो 100 में से 25 लोग बचे हैं उनके पास अब 200 बकरियां नहीं हैं, सिर्फ 2 बकरियां हैं या 1 गाय है। तो जानवरों की संख्या कम हो गई है। अब जब उस 1 गाय में से और घर के 2 बुड्ढों में से, आपकी उम्र 85 साल के लगभग होगी, 80 साल है, आपकी उम्र का कोई बुजुर्ग व्यक्ति और 1 गाय, दोनों उस शेर के लिए आसान शिकार हैं या बच्चा। तो उस आसान शिकार के लिए जंगली जानवर को उसे ले जाना बड़ा आसान है। आप समझ रहे हैं बात को? तो वो एक आसान शिकार है। तो जंगली जानवरों का हमला बढ़ने का मुख्य कारण तो ये है कि हमारे लोगों ने आधुनिकता की दौड़ में अपने पारंपरिक व्यवसाय, पारंपरिक खेती और पारंपरिक जिसे कहना चाहिए कि देवी देवताओं को छोड़ दिया है। आज हमारी संस्कृति, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की संस्कृति, देखिए पहाड़ में हमारे वाले जो दौर है, हमारे दौर के लोगों ने करवा चौथ नहीं देखा था। हमारे यहाँ वट सावित्री का व्रत होता था हमारे दौर के लोगों ने, लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं वो वट सावित्री का व्रत कैसे होता है शायद नहीं जानते। हमारे दौर के बच्चों ने गणेश उत्सव नहीं देखा था। हमारे वहाँ नंदाष्टमी में नंदा देवी की पूजा होती थी, क्षेत्रीय देवताओं। हम उन परंपराओं से हटते जा रहे हैं। तो इन परंपराओं से, अपने लोक के देवी देवताओं से, अपने संस्कृति से हटने का एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि इस तरीके की सांस्कृतिक हमले का एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। जंगली जानवर का हमला इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो इन मैदानी क्षेत्रों में, जैसे देहरादून की मैंने आपसे बात की, इनमें जो जनसंख्या दबाव हुआ है, जो अवैध बस्तियां बसी हैं, आप समझ रहे हैं, इनमें जो अवैध बस्तियां बसी हैं, जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, उन अवैध कब्जों के लिए या तो वो नेता जिम्मेदार हैं जिनकी राजनीतिक योग्यता शून्य है और वो सिर्फ माफिया हैं। उन नेताओं ने अपने राजनीतिक वजूद को जिंदा रखने के लिए इन बस्तियों को जन्म दिया है। इन बस्तियों में उनके सिर्फ वोटर हैं और उन बस्ती जहां आपने कहा झुग्गी झोपड़ी बनती थी, वहां आज 5 मंजिला मकान बना है। जो आदमी एक अवैध ज़मीन में 5 मंजिला मकान या कॉम्प्लेक्स खड़ा कर सकता है, तो मेरा सवाल ये है कि वो एक रजिस्ट्री का प्लॉट लेके खुद में एक मकान लीगल जगह पे खड़ा क्यों नहीं कर सकता? उसे सरकार से ये क्यों चाहिए कि वो सरकार से ये मांग करे कि हमें बसाया जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इसमें देखिए, अभी आपने कुछ बातें कही, एक एक करके मैं कोशिश करता हूँ अपने
हिसाब से को विश्लेषण करना। जैसे आपने ये कहा कि वहाँ जंगली जानवर आते हैं जहाँ आबादी बहुत कम हो गई जी, तो जगजीतपुर में क्यों आ गए हाथी? ये मैदानी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैदानी में क्यों आ गए? मैं मैदानी की बात नहीं कर रहा हूँ। पहाड़ हो या मैदानी, हाँ। अब आधार तो वो है ना। नहीं, आधार ये है कि मैदानी जहाँ- क्षेत्र में जहाँ- आपने जंगल कम किए हैं। मैदानी क्षेत्र में आपने मनुष्य, मैं वही उसी पा रहा हूँ, मैदानी क्षेत्र में आपने क्या किया कि आपने जानवर के रहने की जगह पे कब्जा करके, खरीद के नहीं, कब्जा करके अपनी रिहाइशें बना दी हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रिहायशी इलाके खाली हो गए हैं। पहाड़ में भी तो हो रहा है। पहाड़ में सड़कों को आप दुगना कर रहे हैं, चौगुना कर रहे हैं, हाँ। तो क्या वो क्षेत्र कम नहीं हो रहे? और दूसरे आप वहाँ भी ऐसी श्रीनगर विश्वविद्यालय बन गया, फिर उसका कैंपस बन गया, ऐसी और जगह भी बन गए, तो वो जगह तो कम हो ही रही हैं। ये मुझे लगता है कि भाई जब उन लोगों की रहने की, जंगली जानवरों के रहने की जगह में हम एंकरेज कर रहे हैं, तो फिर वो तो हमारी जगह में एंकरेज करेंगे। इसीलिए उनके हमले का कारण, एक कारण मुझे ये भी नजर ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने कुछ कही थी, मैं इनक्लोजमेंट की बात। अच्छा, एंकरेजमेंट तो इसलिए कि देखिए जो 4 मंजिले, किसी को भी मकान बनाने के लिए सबसे पहली आधारभूत आवश्यकता है ज़मीन। और ज़मीन अगर महंगी है तो आदमी मकान तो बाद में बनाएगा। तो ज़मीन अगर उसे किसी भी एंकर, चाहे वो कब्जा करके मिल गई तो फिर उसमें उन्होंने कहा भाई अभी हमारी है, और उसने मकान बना लिया। मकान बनाने में उतना खर्च नहीं आता जितना ज़मीन खरीदने में आता है। आज के समय में भी आप ज़मीन खरीद के देखिए, देहरादून के 10 किलोमीटर के अंदर भी कितनी महंगी ज़मीन है। तो जब हम ज़मीन नहीं खरीद पाए, मकान कहाँ से बनाएंगे? तो उन लोगों ने इसलिए बना लिया कि ज़मीन तो वो कब्जा के सोच रहे थे कि अभी हमारी हो गई, और इस वजह से, और नेता लोग भी सपोर्ट कर रहे थे कि भाई उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर कहा भाई मकान बना लो, आगे होगा जो देखा जाएगा। वो उन्हें आश्वस्त भी करते रहे कि भाई नहीं, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, हम तुम्हें ये, इस कारण से वे लोग ये बनाते चले गए। इसलिए वो मकान, ज़मीन लेने का तो हिम्मत आज भी नहीं है लोगों में। नहीं, लेकिन जो बदलते पर्यावरणीय दृष्टि से ये कितना नुकसानदायक और फायदेमंद है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा कि अगर ऐसी परिस्थितियों में राजधानी को देहरादून से हटाकर गैरसैंण स्थापित कर दिया जाए तो क्या ये परिस्थितियाँ बदलेंगी? नहीं, गैरसैंण के बारे में तो अभी एक कोई विधायक थे, वो कह रहे थे वहाँ गलत बना दिया, भराड़ीसैंण में भवन ही गलत बना दिया। और जिस तरह से लोग वहाँ जाते हैं और जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, विधायक भी रहते ही कहाँ हैं, तो और पहाड़ी के रास्ते अनेक बार बंद हो जाते हैं, पहाड़ बह के आने। तो मुझे नहीं लगता कि गैरसैंण को नहीं, देखिए हमारे भारत का नागरिक जो सेना में है -40 डिग्री सेल्सियस पर भी सियाचिन में और अन्य सीमाओं पर काम करता है, क्योंकि वो देश की सेवा का उसमें जज्बा है। ठीक, ऐसे ही अगर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनती है तो जिसने नौकरी करनी होगी, जिसने अपना परिवार पालना होगा, या जिसको मजदूरी का अभाव होगा, वो उसके लिए गैरसैंण जाना एक मजबूरी होगी। ठीक वैसे ही जैसे जिसके अंदर देश सेवा का जज्बा है, उसके लिए सियाचिन जाना ऑटोमेटिकली जरूरी है। आप समझ रहे बात? तो अगर ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए देहरादून का जो स्वरूप है, ये तो आप भी महसूस करते होंगे कि सन 68 का देहरादून और सन 2026 का देहरादून आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जंगलों का कटना, सड़क का चौड़ा होना या मकानों का बनना, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हैं तो जो शहर की मूलभूत जो सांस लेने वाली परिस्थिति है, पानी, जो पानी के बहाव के क्षेत्र को हमने रोक दिया है, ठीक, तो उसको रोकने का मुख्य कारण है इन नदियों के किनारे जनता का दबाव बढ़ना। और इन जनता के, इस जनता में मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, इस जनता, बढ़ते जनता के दबाव में अगर कोई सर्वेक्षण सरकार करे तो 90% आबादी उन लोगों की है जो कि मैदानी क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के आके इन नदियों के किनारे बसे हैं। इसमें पर्वतीय मूल के लोगों की संख्या 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं है।
ठीक, 90% आबादी उन लोगों की है जो मैदानी क्षेत्रों से आके बसे हैं और जो आज इस बात की मांग करते हैं कि उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय स्वरूप बदला जाना चाहिए, इसे एक पर्वतीय प्रदेश नहीं कहा जाना चाहिए। इसकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मांग नहीं होनी चाहिए कि भाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जिक्र हो या उत्तराखंड की अन्य धरोहरों का जिक्र हो। नहीं, अब उत्तराखंड राज्य आंदोलन का तो जिक्र होने में मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। उत्तराखंड बना तो है ही। और एक आपने कहा ना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तराखंड की भाषा से जुड़े हुए सवाल, भाषा से जुड़े हुए सवाल, उत्तराखंड के आंदोलन पर मैंने बात नहीं की। अच्छा। मैंने उत्तराखंड आंदोलन तो उत्तराखंड बनने के लिए हुआ जी। उत्तराखंड बनने के बाद जब उसमें मैदानी क्षेत्र भी आ गए तो वो भाषाएं जो मैदान की नहीं हैं जी, उनके थोपे जाने पर मुझे ऑब्जेक्शन है। और कोई बात नहीं। अब पर्वतीय क्षेत्र तो जब मैदान जोड़ दिया तो भाई इसे आप उत्तराखंड कहो, है कि नहीं। जो गैर पर्वतीय क्षेत्र में है वो कभी कभी महसूस तो करते हैं कि भाई हम हमारे। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ इस बात को लेकर कि जैसे आज कुछ कट्टर आरएसएस के लोग उर्दू को मुसलमानों की भाषा महसूस करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप गंभीरता से मनन करें तो उर्दू जो है मुस्लिम समुदाय की भाषा कदापि नहीं है। उर्दू जो है एक क्षेत्र विशेष की भाषा थी जिसे कि कुछ लोगों ने मुसलमानों पर थोप दिया। अगर आप पंजाब सिंध प्रदेश पे गौर करें तो उनकी एक समय की मूल भाषा उर्दू और फारसी थी, वो उसको बोलने में लिखने में प्रयोग करते थे। तो ठीक ऐसा ही क्या इस क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता कि हम कुमाऊनी या गढ़वाली या जौनसारी जो भाषाएं हैं उनको इस राज्य की परंपरागत भाषा के रूप में स्वीकार करें और जो हमारी बोलचाल की भाषा अपनी है, जो हमारा चलन की भाषा है, वो अपनी जो चल रही है वो चलती रहे और हम अपनी भाषाओं की जानकारी बढ़ा के इसको भी सीखने का प्रयास करें। हाँ, देखिए जो आपने उर्दू की बात कही, हमने अपने बाल्यकाल में देखा है कि चूंकि आप भी इस बात को जानते हैं कि पहले यहाँ मुगलों का राज था, बिल्कुल, फिर आए अंग्रेज, तो मुगलों के समय से ही सब लिखा पढ़ी उर्दू में होने लग गई थी, जो अंग्रेजों के समय ज़्यादा नहीं बदली। अगर हुआ तो अंग्रेजी का कुछ हुआ, हिंदी का बोलबाला नहीं रहा, क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेजी को जानने वाले लोग बहुत कम थे और उर्दू ही। हमने अपने बचपन में देखा है कि हमारे अपने परिवार के लोग भी उर्दू में लिखते थे। हाँ, जो रजिस्ट्रियाँ होती थी तहसीलों में उर्दू में होती थी। हाँ। तो इसलिए उर्दू का प्रचलन तो कोई नई बात इसलिए मुझे लगी नहीं। हाँ। जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमको ये समझ आई, क्योंकि अब हम स्वतंत्र हो गया भारत, हम हिंदी पढ़े थे और पढ़े थे, पहले तो उर्दू ही अधिक थी। तो अब लेकिन उससे पहले तो संस्कृत भी थी ना, वो संस्कृत पर उर्दू आई ना। संस्कृत तो बहुत पुरानी। नहीं, संस्कृत पे ही उर्दू आई ना। हाँ। या मैथिली पे उर्दू आई। हाँ। या संस्कृत पे उर्दू आई। हाँ। या अन्य भाषाओं पे उर्दू आई। हाँ। ठीक ऐसे ही अगर आप उत्तराखंड में आए हैं, हाँ। आप उत्तराखंड में आए हैं, हाँ। और आपकी मूल भाषा जो भी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे और कुछ भी है, तो लेकिन आप एक ऐसे राज्य में आए हैं जो कि अस्मिता है, जिसकी पर्वतीय राज्य की अस्मिता है, तो आपने उस राज्य की भाषा को अंगीकार करना होगा या उस राज्य के लोगों से ये सवाल करना होगा कि भाई हम आपकी भाषा स्वीकार नहीं करते, आप गलत हैं। नहीं, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका अधिकार नहीं बनता। हाँ। ये कहने का कि आप जो है यहाँ की भाषाएं मत चलाओ और गढ़वाली कुमाऊँ यहाँ के रीति रिवाज, उनका अधिकार उसमें बदलाव करने का नहीं बनता। जैसे आपने बाहर से आकर लोग यहाँ बसे हैं, उनका क्या अधिकार है यहाँ के रीति रिवाजों में और भाषा में परिवर्तन करने का? वो तो उनका है। मैंने तो सवाल उनका उठाया जो उत्तराखंड में आ गए लेकिन मैदानी है, उनका प्रश्न है मेरी तरफ से। बाहर से आकर के यहाँ बसने वालों के लिए आप बदल दें यहाँ की स्थिति, उसको मैं नहीं कहता, उसका नहीं कहता। नहीं, तो जो पहले से बसे हैं, देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन को अगर हम गौर करें तो 42 लोगों की शहादत में हर धर्म और हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है। आपने ही खुद जिक्र किया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जनगीत जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में गाए जाते थे, अतुल शर्मा जी का आपने जिक्र किया। अगर अतुल शर्मा जी के बैकग्राउंड को जाएं तो अतुल शर्मा जी कहीं ना कहीं अमेठी के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में इतनी सहभागिता है कि जितनी यहाँ के किसी विधायक या नेता या मंत्री या जनप्रतिनिधि की शायद नहीं होगी। आप इस बात को स्वीकार करेंगे?
देखिए, और जो इस हद तक उत्तराखंड में रच बस गया है, तो उसके लिए उनके गीतों में भी पर्वतीय मूल के शब्दों का कई जगह प्रयोग है, और जहाँ नहीं भी है तो वो लोग, क्योंकि उनके गीत जनगीत हैं, तो जनता ने कर दिए हैं वो परिवर्तन। देखिए, जो ये बात आपने कही है, ये उनकी पहली पीढ़ी यहाँ आ चुकी थी। हाँ, नहीं, जैसे ये आपके साथ भी है, जैसे आपकी सन 68 में अगर आपके बच्चे यहाँ होते, मगर मेरा जन्म तो यहाँ नहीं हुआ ना। अतुल शर्मा का तो जन्म यहाँ का है, हाँ, और उनके पिताजी ही आ गए थे जी, तो लिहाजा उन्होंने तो देखा ही उत्तराखंड है, हाँ, उत्तर प्रदेश देखा ही नहीं, हाँ, उनकी तो जन्मभूमि ही उत्तराखंड है। हाँ, तो अब जो लोग मैदानी क्षेत्र के यहाँ पर हैं, वो तो अपने क्षेत्र में जन्मे हैं, हाँ, अपने क्षेत्र को महत्व देना चाहते हैं, हाँ, उनको ऑब्जेक्शन इसके प्रति हो। नहीं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले तो वो लोग हैं ना जो यहीं जन्मे हैं। यही बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखिए, दो बड़े प्रश्न हैं कि जो मैंने माना कि जो राज्य बनने से पूर्व या उत्तराखंड राज्य आंदोलन से पूर्व इस प्रदेश में आ गए हैं, तो उन्होंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं देना, उन्होंने किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं देना, और वो सम्मानित नागरिक प्रदेश के हैं। लेकिन उनके बच्चे अगर यहाँ जन्मे हैं और इस नाते उन्हें उत्तराखंड राज्य में उनकी यहाँ की सुविधाओं में, यहाँ की नौकरियों में एक अधिकार चाहिए, जो कि सरकार ने स्थायी निवासी के रूप में प्रदत्त भी किया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ के लोग को, यहाँ के जनमानस को, यहाँ की भाषा को, यहाँ की संस्कृति को स्वीकार्यता तो देनी होगी। बिल्कुल, ये सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ कि बिहार का आया हुआ परिवार यहाँ पर आके वो दिवाली के समय होती छठ पूजा, कि छठ पूजा का आयोजन करे, ये बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, उनकी अपनी संस्कृति है। लेकिन अगर जिस दिन वो छठ पूजा का तो आयोजन करे और उत्तरायणी का विरोध करे, तो उस दिन तो स्थितियां विकट हो जाएंगी। उत्तरायण के विरोध क्यों है? विरोध नहीं होना, उत्तरायण के उस दिन तो स्थितियां विकट हो जाएंगी। बिल्कुल, जो लोग बाहर से आकर के यहाँ बस रहे हैं, देखिए, आने को तो चूंकि ये तो पूरे देश का एक भाग है, उत्तराखंड, बिल्कुल, इसलिए जैसे उत्तराखंड के लोग बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल, तो बाहर के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। नहीं, इसके लिए कोई भी, मेरे ख्याल से उत्तराखंड का कोई भी नागरिक इस बात के विरोध में नहीं है कि बाहर का कोई व्यक्ति उत्तराखंड में ना आए। नहीं, देखिए, सवाल देखिए भारद्वाज जी, सवाल व्यवस्था का है। एक व्यक्ति उत्तराखंड से आता है, प्रोफेसर आर.पी. भारद्वाज, वो यहाँ आके फिजिक्स पढ़ाता है। एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ से आता है, विक्रम शर्मा या समथिंग, जो भी अनुज जो भी नाम था उसका, शर्मा, वो यहाँ आके बंदूक की गोली जेब में रख के यहाँ स्टोन क्रशर और खनन का कब्जा करता है। और मूल नागरिक पर सवाल आर.पी. भारद्वाज नहीं उठाता, मूल नागरिक पर सवाल पैसे के दम पर, ताकत के दम पर शर्मा उठाता है, क्योंकि उसे अपने हित साधने हैं, अपनी ठेकेदारी साधनी है, और लोकल जो स्थानीय व्यक्तित्व हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके हकों पर डाका डालना है। अब ये तो ठीक बात है कि जो यहाँ पर जो कार्य, जैसे ठेकों की बात की आपने, और अनेक, और सरकार ने कुछ ऐसा किया भी है कि कुछ ठेके एक अमुक राशि तक, मान लो 10 लाख तक का कोई है, तो उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। ये अभी सरकार ने किया भी हुआ है। कोई एक सीमा के बाद है कि जहाँ पर कि ये माना जाए कि उत्तराखंड के लोग पता नहीं सक्षम होंगे करने को या नहीं, या बाहर से भी हमें मदद लेनी पड़े, वो औरों के लिए खुले हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात ये है कि समूह गैग है, उसकी जो है उसमें तो उत्तराखंड के लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन जो प्रथम श्रेणी के हैं, PCS आदि में है, उसमें तो ओपन करना पड़ता है। हर प्रांत के लिए में ओपन है, हाँ, ओपन है। लेकिन उसने नौकरी तो जाके धारचूला और मुंशियारी करनी है ना। हाँ, अगर वो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को नहीं जानेगा, तो वो अगर उत्तराखंड में पोस्टिंग पा जाएगा, तो क्या वो धारचूला, मुंशियारी या चमोली या रुद्रप्रयाग नौकरी कर पाएगा? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो पाएगा। भाई, वो प्रतियोगी परीक्षा लेकर के बाहर का प्रदेश का आदमी उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षा में चुना जाने पर यहाँ नियुक्ति पाता है, तो उसे यहाँ की लोक भाषा, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के लोग अगर नहीं समझेंगे, और मैं देख रहा हूँ कि DM लोग भी अब आजकल जो नया वो चला है कि वो जा रहे हैं अंदर, और वहाँ जा कर के देख रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या परेशानी है उनको, तो यहाँ की नहीं, देखिए, यहीं पे मैं आपको टोकता हूँ। वैसे जो आज की तारीख में दौर चला है कि मोबाइल लगा के बड़ा अधिकारी
इस तरीके के क्रियाकलाप कर रहा है, अगर आप सर्विस रेगुलेटरी एक्ट को पढ़ें तो ये तमाम उसका उल्लंघन है। हाँ ठीक। अच्छा, अब क्या कहते हैं, अगर आप अब आपके विषय पर आता हूं कि अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी करना चाहते हैं, उत्तराखंड में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं, ठीक, मैं आपसे इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो पहला मेरा सवाल ये है कि अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं, अगर मैं इस ज़मीन में खेती करना चाहता हूँ, तो क्या पहले मैं ये इंतज़ार करूँ कि बीज डाल दूँ, फसल होगी तब मैं सोचूंगा, या पहले मैंने ज़मीन का परीक्षण कराना होगा? पहला जरूरी क्या है? हाँ। पहले मेरे ख्याल से भूमि परीक्षण जरूरी है, जरूरी है। तो ठीक वैसे ही कि जो अधिकारी या जो व्यक्ति यहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होकर अधिकारी के रूप में यहाँ काम करना चाहता है और परीक्षा देना चाहता है, तो क्या उसे यहाँ की लोक संस्कृति को, लोक भाषा को, क्षेत्रीय समस्याओं को पहले से जानकार नहीं होना चाहिए? या पद में बैठने के बाद उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो खेत में जाके और वीडियो बना के उसके बाद कहे लो साहब मैं गेहूं काट रहा हूँ और मैं धान काट रहा हूँ? ये अव्यवहारिक है। बाहर के प्रदेश का कोई व्यक्ति जिस समय कंपटीशन में बैठेगा उत्तराखंड के, तो वो पहले से जानकारी कितनी रख पाएगा एग्जाम देने लायक? परीक्षा में इसीलिए ऐसे सवाल रखे गए। हाँ देखिए, जो परीक्षा में क्षेत्रीय सवाल रखे जाने की मांगे उठती हैं वो इसीलिए रखे गए कि अगर आप इस राज्य में आना चाहते हो तो भाई अगर आप स्कूल, देखिए आप अगर स्कूल में जाना चाहते हो और कहो मुझे कक्षा 5 मेडिसिन चाहिए, कक्षा 5 जो है जूनियर में टॉप का क्लास है, आपको प्राथमिक में नहीं चाहिए, आप चपरासी की नौकरी करने नहीं आ रहे, आप कक्षा 5 में पढ़ने आ रहे हैं, तो आपको ABCD आना तो जरूरी है ना, ये तो आप मानेंगे। तो वो तो ABCD है, वो प्राथमिक ज्ञान है शिक्षा का। लेकिन जो आप बात कर रहे हो पर्वतीय क्षेत्र के रीति रिवाज और भाषा को उसका आधार क्यों बनाया जाए, उत्तराखंड के जो मैदानी भाग हैं, हाँ, उनके रीति रिवाज और उनकी भाषा नहीं, तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि एक आदमी छत्तीसगढ़ से आए या एक आदमी बुंदेलखंड से आए और उसे सीधे हरिद्वार का DM बना दिया जाए, उसे क्यों पिथौरागढ़ ना भेजा जाए, उसे क्यों मुंशियारी ना भेजा जाए, उसे क्यों रुद्रप्रयाग ना भेजा जाए? भेजे नहीं, अगर वो रुद्रप्रयाग मुंशियारी को जानता ही नहीं होगा तो उसे भेजे का फायदा क्या होगा? नहीं, तो वो तो साहब नियुक्ति के बाद ही जान पाए, पहले से नहीं जान पाए। यूँ तो आपको देखिए, यूँ तो एक व्यक्ति जो है वो एक साथ PCS मध्य प्रदेश का भी देता है, राजस्थान का भी देता है, कईयों। आप एक चीज देखिए, आप आसाम के PCS की लिस्ट उठा के देखिए, आप अरुणाचल प्रदेश की देखिए, उन प्रदेशों में कितने लोग हैं जो अन्य प्रदेशों के सेलेक्टेड होते हैं, और आप उत्तराखंड की उठा के देखिए 60% से ज्यादा अन्य प्रदेशों के लोग हैं PCS के एग्जाम में। 60% से ज्यादा अन्य प्रदेशों के लोगों का सिलेक्शन है। आप अन्य प्रदेशों को उठा, आप अरुणाचल में देखिए कितने PCS सेलेक्ट होते हैं अन्य प्रदेशों से, आप आसाम में देखिए, आप पंजाब में देखिए कितना प्रतिशत है। तो हमें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को इतना कड़ा तो करना ही होगा कि राज्य में आने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आने वाला परीक्षार्थी, देखिए विरोध नहीं है, लेकिन राज्य में आने वाला प्रतियोगी परीक्षार्थी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होकर आए कि इस राज्य की व्यवस्थाएं ये हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ ये हैं, यहाँ की लोक भाषा ये हैं, क्या मैं इसमें सरवाइव कर पाऊंगा मुझे ये या नहीं कर पाऊंगा? मुझे ये व्यवहारिक बात नहीं लग रही, क्योंकि देखिए जो आपने कहा, जो PCS आदि में लोग चुन के आते हैं परीक्षाओं के माध्यम से, उनके लिए तो 1.5-2 साल का प्रशिक्षण है, और उसमें इस क्षेत्र को पढ़ाया जाता है। देखिए, मैं अब आपको यहीं पर टोकता हूँ कि प्रशिक्षण होता है, मैं आप यहीं पर टोकता हूँ आपको। एक IS जिस दिन सेलेक्ट होता है, SDM के रूप में उसे पोस्टिंग मिलती है, ठीक, उसकी प्रारंभिक सैलरी क्या होती है? क्लास 1 का ग्रेड है, वही होती है, लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए तक, ठीक। उसका जो प्रमोशन होता है, कैडर बदलता है 5 साल, उसके बाद 9 साल, 9 साल में उसकी सैलरी होती है 1.5 लाख रुपया, ठीक। 9 साल के बाद फिर उसका कैडर चेंज होता है, प्रमोशन होता है, तब वो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच के स्केल में आता है, ठीक। तो आप एक अधिकारी की, जितने भी उत्तराखंड में रहे हैं, एक से लेके अंतिम अपॉइंटमेंट तक, सबकी आय, वेतन की आय जोड़ के देख लीजिए और उनकी संपत्तियों का आकलन करके देख लीजिए कितना गुना है।
ठीक, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं और रिटायर हैं, आप इसको आकलन कर सकते हैं। आंकड़े अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं दे सकता हूँ, तो आप इसका एक आकलन कीजिए। इस आकलन के बाद आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा कि अधिकारी उत्तराखंड में नौकरी करने आया था या पैसा बटोरने आया था। आज उत्तराखंड में पोस्टेड होने वाले एक आईएएस की या एक पीसीएस की जो कि अन्य राज्यों से आए हैं, उसकी संपत्तियां दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरिद्वार, देहरादून, इन 5 जगह तो निश्चित हैं। ठीक है, वो सारा हिस्सा, वो सारा पैसा किसका है, किसके हक का है? उस पहाड़ी के हक का है जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई जिसने लड़ी थी। आप इस बात को मानेंगे? नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि यही बात तो हर प्रांत में है। हर प्रांत के अधिकारी इसी से कमा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में अधिकारी बन के गया, पीसीएस या आईएएस भी गया, उसने भी इसी प्रकार कमाया। तो बोला देश में लूट की खुली छूट दे दी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लूट खुली छूट है ना देश में, तभी तो कमा रहे हैं लोग। तो हमें एक उत्तराखंड ही नहीं, ये तो आंदोलन, ये कार्य तो हमें पूरे देश के स्तर पर करना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो। अब भ्रष्टाचार अगर उत्तराखंड में है तो दूसरे प्रांतों में भी है। तो इसका आधार ये नहीं कि उत्तराखंड के साथ ही ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के पास भी इतनी संपत्ति है, इससे भी ज़्यादा संपत्ति है। तो ये केवल अब उत्तराखंड के बारे में नहीं कह सकते, ये तो सभी जगह में जो भी, अब मान लो एक अधिकारी उत्तराखंड का ही कोई या किसी भी प्रांत का उत्तर प्रदेश में गया, वो भी कमा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की संपत्ति पे वो डाका डाल रहा है। तो ये एक उत्तराखंड के लिए नहीं हुआ, वो तो हर प्रांत के लिए। तो इसलिए अब यहाँ की संपत्ति यहाँ के लिए है। केवल ये भाई बाहर से आदमी आएगा, रोक तो सकते नहीं। अब कम से कम मकान लेने का तो प्लाट खरीद ही सकता है, वो छोटा बड़ा रहेगा, कमाएगा तो उसकी संपत्ति भी बनेगी। लेकिन ये तो लूट खसोट हुई ना, जो आपने बताया, तो ये लूट खसोट उत्तराखंड में नहीं है, पूरे देश में है। अभी आपने सुना अनेक राजनेताओं पर के साहब उस पर 80,000 करोड़ का वो था भ्रष्टाचार, दूसरे पर इतना था और उससे पर इतना था, और फिर एक पार्टी से छोड़ा तो दूसरे में आ गया, ये आ गया, और सरकार ने उनको प्रेशर दिया। तो वो भ्रष्टाचार का तो परिणाम है ना। लोग अपने प्रांतों को लूट रहे हैं। जो आप क्या समझते हैं, उत्तराखंड के लोग जो उत्तराखंड में अधिकारी हो गए, वे नहीं लूट रहे क्या? तो ये लूट की बात केवल ये नहीं कि बाहर के लूट रहे नहीं, लेकिन कार्य करने के लिए मेरे ख्याल क्षेत्र को जाना तो जरूरी है। नहीं, बहुत जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। नियुक्ति के वक्त क्षेत्र को जाना कोई जरूरी नहीं। नियुक्ति जब आप सेलेक्ट हो गए, सिलेक्शन से पहले ट्रेनिंग इसीलिए है कि आप उस क्षेत्र को अच्छी तरह जानें, और नियुक्ति होने के बाद जो आईएएस है उसे एसडीएम बनाया जा रहा है, तो इसीलिए बनाया जा रहा है कि अपने क्षेत्र को अच्छी तरह, थोड़ा समय तो लगेगा ही, वो तुरंत सब बात जान लेगा ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे समय गुजरेगा तो होगा। हर प्रदेश में ऐसा ही, उत्तराखंड में भी वैसा। ये एक आवश्यक बात है। चलिए ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।